आप जीरो टू हीरो के नंबर पे कैसे पहुंचे कैसे आप क्यूए की दुनिया में आए, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं आप रिकमेंड करोगे कि वो किए जा सकते हैं, या कुछ सर्टिफिकेशंस जो किए जा सकते हैं जिससे कि क्यूए की फील्ड में लोगों को ग्रोथ मिल पाए? जो सर्टिफिकेशंस पे अगर मैं आऊँ तो अगर आप ऑटोमेशन साइड जाना चाहते हैं तो एक तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आपको होल्ड होना चाहिए, जो कि जावा या पाइथन या जो भी लैंग्वेज में आपको होंगे, तो C++ का क्यूए का ऑफर हुआ था गुड़गांव लोकेशन के लिए। हम कंपनसेशन की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप एग्जैक्ट नंबर्स बताएं, बट जैसे कि आपने TCS ज्वाइन करा और आज से आपको 10-12 साल हो गए, तो वहाँ हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात कर सकते हैं। बट क्या रेंज रहती है किस एक्सपीरियंस पे? सैलरी रेंजेस हैं तो वो मिनिमम मैं आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड रेंज बता देता हूँ, 4 लाख से शुरू होकर के वो 80 लाख तक जा रही हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बैकबोन है, जिसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम QA भी कहते हैं। QA सिर्फ बग्स ढूंढने के लिए नहीं है, बट वो एक इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी या उस पे कस्टमर्स का कितना ट्रस्ट बनेगा, उस पे मैटर करता है। तो आज हमारे साथ हैं आशुतोष वर्मा, जो कि एक QA प्रोफेशनल हैं फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स, एंड अभी ये करंटली अमेज़ॉन में वर्क कर रहे हैं। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे आशुतोष से उनकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने QA में अपना करियर ग्रो किया, और जानेंगे कि आज QA के वर्ल्ड में बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि कॉम्पनसेशन पे आते हैं या करियर ग्रो करने पे आते हैं। आज उन सारे मिथ्स को भी हम कवर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में ट्रांजिशन होने की बात, और उनसे जानेंगे कि आज के वर्ल्ड में AI का क्या इम्पैक्ट है QA में। तो आइए वेलकम करते हैं आशुतोष वर्मा का। जानेंगे कि कैसे आप QA प्रोफेशनल बन सकते हो या ग्रो कर सकते हो, क्योंकि QA प्रोफेशनल बनने के लिए आपको सिर्फ टूल्स या स्क्रिप्ट्स ही नहीं, बट एक माइंडसेट और क्यूरियोसिटी भी चाहिए। तो बहुत स्वागत है आशुतोष जी का। तो आशुतोष जी, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के साथ। कहाँ से हमने शुरू किया, कैसे आप QA की दुनिया में आए, और आज आप कहाँ पर हैं? सबसे पहले अनुज, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अनुज, अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरी एजुकेशन पंजाब से है और मैंने कैंपस प्लेसमेंट हुई थी मेरी TCS में। TCS में मुझे मेरी जो ट्रेनिंग थी वो मेरी एज ए डेवलपर हुई थी, बट मुझे रोल जो है कॉन्सिडेंटली वो QA का ऑफर हुआ था गुड़गांव लोकेशन के लिए। और वहां से बढ़ते बढ़ते मैंने फिर SSP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन की, जो कि एक UK बेस्ड कंपनी थी। फिर मैं टाइम्स इंटरनेट में आया, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का IT विंग है, और आज मैं अमेज़न में हूँ एज ए एस्टेट, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट। तो ये भी QA से ही जुड़ा हुआ है, बट आई एम इनटू मोर इनटू ऑटोमेशन नाउ। तो ये मेरी जर्नी रही है अब तक की। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपका जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, जिसमें हम जानेंगे QA के बारे में। क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं, और तो इसके रिगार्डिंग बहुत मिथ्स भी हैं, और जेनजीज जो हैं वो इसके सेटबैक भी करते हैं कि शायद QA में जाने के बाद आगे हमारी शायद ग्रोथ नहीं होगी या करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी हमारे पास। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अनुज, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ये एक मिथ है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि QA जो आप बता रहे हैं कि जेनजी से स्टेप बैक कर रहा है, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि कॉम्पनसेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ये कह सकते हैं कि 50-50 का डिफरेंस है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग कम समय में ज्यादा कमाने की जो उनकी इच्छा है वो उनको स्टेप बैक करने के लिए मजबूर कर रही है, और ऐसे रोल चुनने के लिए मोटिवेट कर रही है जो उनको ज्यादा तरक्की दें। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, थाउजेंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे, नॉट एवरीवन कैन बिकम ए डेवलपर। तो उनके लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको QA रोल में एंटर होना ही पड़ेगा। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो कभी भी अपना रोल स्विच कर सकते हैं। वो एक बार IT में एंटर कर जाए, अपना कुछ काम सीखे थोड़े समय के लिए, और फिर उसके बाद वो स्विच कर सकते हैं जिस भी रोल में वो चाहे। जी, तो हम भी इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट किया, उसमें भी हमने यही कहा है, अपनी जो भी हमारी जनता है उससे यही कहते हैं कि आप एक बार IT के वर्ल्ड में एंटर करो, एंड देन आई थिंक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे रोल्स में बेसिकली जा सकते हैं। आप अपने सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और उस तरीके से आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। सो जैसे आपने बताया कि आपने TCS में ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा।
तो जब बेसिकली स्टूडेंट्स जब उनको भी क्यूए मिलता है, और आज की दुनिया में हम देखें तो हर कोई एआई और डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इसकी तरफ जाता है, बट आज भी बहुत सारी जॉब्स ऑफर होती है जॉइनर्स को क्यूए के लिए। तो क्या आपका मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको अभी क्यूए मिल रहा है? बिकॉज आप जब आपको एक कैंपस प्लेसमेंट मिलता है तो आपके पास चॉइस नहीं होती है ना, तो आपको ज्वाइन करना है। तो क्या मैसेज आपका रहेगा कि क्या मोटिवेशन है ऐसा क्यूए में कि जो कि जैसे कुछ मिथ्स हैं कि क्यूए की जॉब में हमें अच्छे कंपनसेशन नहीं मिलता है ना, रोल्स नहीं है उतने डिफाइंड, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ठीक है कॉम्पनसेशन वाइज हम हर इंसान की एक इच्छा होती है कि उससे ज्यादा कमाए, पर हर बंदे की एक दिली इच्छा भी होती है कि वो किस तरह का काम करे। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग में मोस्टली मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा था, मेरी ट्रेनिंग भी टीसीएस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुई थी, बट समहाउ कि मेरा क्यूए में एनरोलमेंट हुआ, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग कर्व की तरह देखा। और मैंने उस टाइम मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनसे मैं मिला जो कि इसी फील्ड में काफी आगे तक जा चुके थे, तो मेरे लिए वो एक इंस्पायरिंग मोमेंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया इस लाइन में बने रहने के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार हम क्यूए में आ गए तो फिर चेंज नहीं हो सकते। अब मैं आपको अभी अपनी एग्जांपल बताऊं तो मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर में मूव हो रहा हूँ। अच्छा। तो 11 साल बाद तो मैंने अपने शौक पूरे किए हैं एज ए क्यूए रह करके सारे। मैंने हर तरह के मैंने मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया था, देन आई एंडेड अप विद बिल्डिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स फॉर लार्ज स्केल सिस्टम्स, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अभी रिसेंटली मैंने वो सारी चीजें सीख ली हैं जो क्यूए में होनी चाहिए थी, और अब मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप कभी भी अपनी लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो लोग डायरेक्टली क्यूए हायर हो रहे हैं कंपनी कॉलेज कैंपस से या वैसे भी, तो उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि डू नॉट फियर, डू नॉट वरी अबाउट दिस फील्ड, यू कैन मूव एनी टाइम, यू कैन स्विच योर रोल्स एनी टाइम। तो ये मेरा उनके लिए मैसेज। जानते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ऐसा कौन सा आपका बग मान लो या डिफेक्ट मान लो जो आपने अपनी जर्नी में 11 साल की जर्नी में किया हो, जिसने आपके लिए थॉट होता है जब हम एज अ क्वालिटी टेस्टर्स बैठते हैं, वो चेंज करा हो या आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी हो क्यूए की दुनिया में? जी, तो मेरे ख्याल से एक इस तरह का प्रोजेक्ट था जहाँ पे क्यूए पर्सोनल की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी लेट हुई प्रोजेक्ट में। एक एसडीएलसी साइकिल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसी तरह से एक एससीएलसी भी होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो इसमें जो है क्यूए की इन्वॉल्वमेंट अगर देरी से हो तो क्यूए को वो सारी नॉलेज नहीं होती जो एक डिजाइन फेज में, एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में होनी चाहिए थी। तो इसी तरह का एक वाकया मेरे साथ हुआ था कि जब क्यूए की इन्वॉल्वमेंट लेट हुई थी और वहां उसकी वजह से हमारे कुछ डिफेक्ट्स थे जो प्रोडक्शन तक चले गए थे। तो वहां से हमने ये सीखा कि क्यूए एक आफ्टर थॉट नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस एक आफ्टर थॉट नहीं है, इट हैज टू बी ऑन द फ्रंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से ही क्वालिटी एश्योरेंस की इन्वॉल्वमेंट, क्यूए पर्सोनल की इन्वॉल्वमेंट हो जानी चाहिए, वहीं से लेकर चीजें ठीक होंगी। और ये काफी मेरे लिए लेसन लर्न रहा मेरे लिए। ग्रेट टू नो दैट। तो जैसे कि हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट या एक न्यू ज्वाइनर जो कि कंपनी अभी ज्वाइन की है जिसने, और जिसको क्यूए मिल गया है, तो आपने अपनी गलतियों से ही सीखा होगा 11 साल में, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या पहले 90 दिन में या पहले 180 डेज में क्या उसका रोड मैप रहना चाहिए कि जिससे वो इस करियर में भी अच्छा ग्रो कर पाए? जी, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है अपने करियर की क्यूए में, तो सबसे पहले 30 दिन तो उसको बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगाने चाहिए। जैसे कि मैंने मेंशन किया, एसडीएलसी को समझने के लिए, टेस्टिंग लाइफ साइकिल को समझने के लिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक प्रोडक्ट के बारे में क्रिटिकली कैसे सोचा जाए, पहले 30 दिन तो उसे इस पे स्पेंड करने चाहिए। अगले 30 दिन उसे स्पेंड करने चाहिए कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, जावा या पाइथन, किसी भी तरह की एक लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर उसे वो पहले से लैंग्वेज आती है, जो कि बच्चे आजकल कॉलेज में करते हैं, तो उनको अपने कॉन्सेप्ट्स ग्रूम करने चाहिए, क्योंकि कॉलेज के सिंपल प्रोग्राम्स रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन से बहुत डिफरेंट होते हैं। आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करिए, कोई मिनी प्रोजेक्ट उठाइए, उसे इंप्लीमेंट करिए। तीसरे महीने में, एक्चुअली मैं तीसरे महीने में जोड़ने वाला था, सेकंड महीने में मैं बोलने वाला था
कि अपनी कोई भी लैंग्वेज को पे क्रिस्प होल्ड होना चाहिए आपका। और आखिरी के 30 दिनों में आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करिए, मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। चाहे कोई चैट एप्लीकेशन बनाइए या फिर कोई लॉगिन फ्लो लिखिए, चाहे कोई सर्च पेज पे फ्लो लिखिए आप पब्लिक वेबसाइट पे। तो इस तरीके आप जनरली हम क्या करते हैं, हम करने से सीखते हैं पढ़ने की बजाय। तो जितना आप करेंगे उतना आप सीखेंगे। आई थिंक आपने बहुत सही बात कही है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो ही हमारे मेजर पिलर हैं। अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग रखे तो आगे अगर आपको क्यूए से किसी और रोल में भी जाना, आई थिंक वहां भी वो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो जैसे कि आप अभी इस टाइम पे सेलेनियम टेस्टिंग बहुत ज्यादा इन है और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये भी जानना चाहते हैं, जो भी आज मैनुअल टेस्टिंग में काम करते हैं। तो सेलेनियम टेस्टिंग एक बहुत आप ऐसे कहिए एक बिग बलून है, जिसके लिए लोग मैनुअल टेस्टिंग से सेलेनियम टेस्टिंग में जाने के लिए डरते भी हैं। तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है कि क्या कैसे मूव करना चाहिए, और क्या सेलेनियम टेस्टिंग वाकई में ही इतनी बड़ी बलून है जैसे कि हम क्यूए में बात करते हैं? तो इस सवाल का आंसर करने से पहले मैं आपको कॉलेज के दिनों में वापस लेके जाना चाहूंगा। जब हम कॉलेज में एग्जाम देते थे तो उससे पहले हमें पूरी बुक 17-18 चैप्टर की खत्म करनी पड़ती थी। तो कुछ तो स्टूडेंट्स टॉपर टाइप के होते थे जो सब पहले निपटा लेते थे, और कुछ मिडिल हमारे जैसे जो आखिरी के महीने के लिए छोड़ते थे सब कुछ। तो क्या होता था कि हम हमारे अंदर एक डर होता था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सेलेनियम वाला बैलून बिल्कुल इसी तरह का ही है। जब तक आप करेंगे नहीं, वो डर बना रहेगा, और जिस दिन आपने ठान लिया कि आज मैं करने जाऊंगा या करूंगा, उस दिन से आपको डर खत्म हो जाएगा। तो सेलेनियम कोई भी चीज, मैं ये मानता हूँ, कोई भी चीज टेक्निकल साइड में इतनी बड़ी नहीं है कि वो सीखी ना जा सके। मेरे ख्याल से मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने में आप कोई भी दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और मिनिमम तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि आप कोई 2 महीने में सीख लेता है, कोई 3 में, कोई 4। तो सेलेनियम, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 15 दिन में सेलेनियम सीखा था। और मेरे ख्याल से जो और अच्छे कैंडिडेट होंगे, टॉप कैंडिडेट्स होंगे, वो तो मुझे लगता है कि शायद 1 हफ्ते में। आजकल एआई की सपोर्ट से आपको कोड नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और बाकी काम तो एआई आपको करके देगा। बहुत ही अच्छा आपने इंस्पिरेशन दिया है कि आई थिंक उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज है कि जहां आज भी हम स्टक हैं कि हमें मूव नहीं करना है मैनुअल टेस्टिंग में, आज भी हम रुके हुए हैं कि आज भी हमें लगता है कि सेलेनियम टेस्टिंग में हम अगर जाएंगे तो हमारे को बहुत पढ़ना पड़ेगा, हमें जॉब्स कैसे मिलेंगी। बट आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी चीज कही कि हम जब तक कुछ चीज करेंगे नहीं तब तक हम उसके कहते हैं ना कि यू हैव टू टेस्ट योर वाटर्स फर्स्ट। तो आपको पहले उस पर घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी जर्नी कैसे है, और आई थिंक अगर आप उसको अच्छे से प्लान करो तो आप वहां पहुंच सकते हो। जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में जब हम आते हैं तो हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो कि मस्ट हैव है हमारे लिए, कि हमें आने ही चाहिए और जो आपको एक रोल में आप बेहतर भी बनाते हैं एज अ क्यूए। जी, तो मेरे ख्याल से क्यूए लैब में अब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, एक नहीं है, बहुत टूल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताता हूँ जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि फेमस है क्यूए लाइन में। जैसे कि एक सेलेनियम हो गया, जो कि जिसने कि मेरे ख्याल से 10-15 साल से मार्केट कैप्चर करी हुई है। और दूसरा हो गया साइप्रस, जो सेलेनियम से 3-4 गुना या फिर कई गुना फास्ट है। उसके ऊपर एक आया प्लेराइट। ये 3 टूल हो गए, और इन तीनों के ऊपर अब आ गया है एआई ऑटोमेशन, तो जिसमें हम सेल्फ हीलिंग इंजन की बात करते हैं, जिसमें ऑटोमेशन सेल्फ मेंटेनेबल होता है। क्योंकि जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल हो या वेबसाइट की हो टेस्ट करनी है, तो उसमें हमारे जो होते हैं चैलेंजेस होते हैं कुछ, जिसमें हमारे टेस्ट फेल होते हैं। तो उन सब चीजों को डील करने के लिए एक से बढ़कर एक टूल्स आते हैं। सेलेनियम जहां तक थी बात, वहां पे सारा कुछ मैनुअल कोड करना पड़ता था, मैनुअल सब कुछ लिखना पड़ता था कोडिंग के लिए। और अब फिर साइप्रस ने उस चीज को कम कर दिया, फिर प्लेराइट ने और कम कर दिया, और अब एआई तो खुद ही सब कर रहा है। तो हम आएंगे एआई पे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि
हम दोबारा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने TCS में काम करा, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपने स्टार्टअप में काम करा और आज आप एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इन तीनों कंपनीज में भी क्या कोई, जैसे हम QA में है तो किस टाइप का डिफरेंसेस हैं? जस्ट लाइक जैसे मैं डेटा इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैंने जब कंसल्टिंग फर्म में काम किया तो एक डिफरेंट तरीके का काम था, सर्विस में किया तो डिफरेंट तरीके का काम था, और प्रोडक्ट में एक डिफरेंट तरीके का काम था। तो उसी तरीके QA में भी हमारे क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो तनुज, ये भी काफी अच्छा सवाल है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फर्क क्या है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी है जो अपने रिसोर्सेज को आउटसोर्स करते हैं, जो क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए आप एक क्लाइंट है, आपको अपनी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनवाना है या मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए। सर्विस बेस्ड कंपनी आपसे नेगोशिएट करेगी, टर्म्स कंडीशंस फाइनलाइज करेगी, फिर एक टीम होगी, डेवलपमेंट टीम, जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देगी। तो सर्विस बेस्ड में क्या रहता है कि जो काम है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, टॉप मैनेजमेंट डील क्रैक करती है और फिर वो नीचे सॉफ्टवेयर टीम्स की तरफ आता है और QA टीम्स की तरफ आता है। अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर टीम्स जो है वो पहले सॉफ्टवेयर बनाती है, वो बिल्ड करती हैं एक सॉफ्टवेयर, फिर सेल्स टीम एज ए प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को सेल करती है मार्केट में दूसरों के लिए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में। दूसरा, अगर मैं बात करूं कल्चर की, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट डीलिंग ज्यादा रहती है, तो वहां के प्रोसेसेस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड की। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जनरली कैजुअल होती है, मोर कैजुअल, एंड सर्विस बेस्ड आर मोर फॉर्मल। एंड एक ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और अगर बात करें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स और फ्रीडम ऑफ वर्क, तो इनमें भी थोड़ा सा फर्क देखा जाता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड में हम वही काम करके देते हैं जो कि क्लाइंट ने बोला है। आइडियली वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। और प्रोडक्ट बेस्ड में हमें क्या होता है, हमें अपना प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, इसलिए हम वो सब चीजें भी कर सकते हैं जो हमने सोची हुई कि हम करें। तो ये बड़े डिफरेंसेस हैं। जी, आपने सही कहा कि आई थिंक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन तीनों ही पिलर्स में, वो ये है कि कल्चर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर्विस बेस्ड में गलती की गुंजाइश कम है, क्योंकि आपके पास टाइमलाइंस हैं, आपको क्लाइंट ने एक टाइमलाइन दी हुई है जो आपको मीट करनी है। प्रोडक्ट में भी वही रहती है, बट हाँ, प्रोडक्ट में गलती करने की एरर रेट जरा ज्यादा है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो कुछ चीजें। जी, आई थिंक इस सवाल के लिए हर कोई वेट करता है। तो हम कंपनसेशन की बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एग्जैक्ट नंबर्स बताएं, बट जैसे कि आपने TCS ज्वाइन करा और आज से आपको 10-12 साल हो गए, तो वहां हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात कर सकते हैं। बट क्या रेंज रहती है किस एक्सपीरियंस पे, और आपने अपनी जर्नी में कैसे ग्रोथ करी? क्योंकि आई थिंक QA में सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोग कहते हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं मिलता। राइट, तो आप 0 to हीरो के नंबर पे कैसे पहुंचे उसके बारे में जानेंगे। जी, काफी तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किस कंपनसेशन पे जाते हैं, ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि आप किस सिटी में हैं, आप Tier 1 में है कि Tier 2 में है, आप इंडिया में है कि फॉरेन में है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, काफी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं इसके लिए। लेकिन मैं अगर आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड बताऊं कि एक फ्रेशर के लिए जो है पैकेज, वो आजकल मेरे ख्याल से 4 लाख ऑनवर्ड्स वो रेंज स्टार्ट हो चुकी है। 4 लाख ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टअप्स से आप स्मॉल स्केल कंपनीज के लिए वहां से स्टार्ट होके, और इसकी अपर रेंज फ्रेशर्स के लिए मेरे ख्याल से तो 10 लाख तक जाती है, 4 से 10। और मिडिल के लिए अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 लाख ऑनवर्ड्स, और इसकी अपर रेंज का कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जो मिडिल रेंज होती है उसका ग्राफ अगर आपने बेल कर्व देखा है, तो जो मिडिल रेंज होती है वो सबसे बिगेस्ट रेंज होती है। तो मैं आपको मिनिमम रेंज बता देता हूँ कि कितना आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए मिनिमम, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हायर की तो कोई रेंज नहीं है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, किस रोल पे हैं आप, आपने कितनी तेजी से तरक्की करी है, वो बहुत चीजें मायने रखती हैं। तो QA लाइन में ही बहुत लोग ऐसे भी हैं जो VP लेवल तक जा चुके हैं। तो मैं रिसेंटली किसी से मिला था जो कि VP लेवल के जो QA थे और अब VP बन चुके हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सैलरी रेंजेस हैं, तो वो मिनिमम मैं आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड रेंज बता देता हूँ। 4 लाख से शुरू होकर के वो 80 लाख तक जा रही हैं। Okay. ये मैंने आपको रेंज बताई है 0 से 12 साल तक के
जो भी वेरिएशंस हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 to 2 साल, फिर हम 2 से 5 साल की बात करेंगे, 5 से 8, 8 से 12, सो तो उसको आप कैसे, क्या रेंज रहेगी वो क्यूए में? जी अनुज, तो काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसमें मैं अगर हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं समझने के लिए आसानी होगी, तो हम इस तरीके देख लेते हैं इसको कि 0 से 2 साल एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल और 8 से 12 साल और 12 ऑनवर्ड्स। तो जो फ्रेशर्स होते हैं 0 से 2 साल वाले, अभी वो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए रेंज जो है वो 4 लाख से लेकर कुछ 8-10 लाख के आसपास रहती है। और जो 3 से 5 साल वाले हैं, जो 2 से 5 साल वाले हैं, उनके लिए जो रेंज है वो चली जाती है 10 लाख से लेकर 18 लाख के बीच बीच। और जो इसके 5 साल से 8 साल के बीच बीच है, उनकी रेंज है 15 से 25 के बीच बीच। और जो 12 साल और 8 से 12 साल वाले हैं, उनकी जो रेंज है वो 20 लाख ऑनवर्ड्स चली जाती है। तो ये इसका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, ये मैंने काफी आपको हाई लेवल आइडिया बताया है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए। उनमें से काफी जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो ये है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप किस कॉलेज से आ रहे हैं, टियर 1 कॉलेज है कि टियर 2 है, सिटी कौन सी है, टियर 1 है कि टियर 2 है, आप इंडिया से हैं या फॉरेन नेशनल है, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंपनसेशन को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक जो एक ये मिथ था आपने वो बहुत क्लियर करा कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। आई थिंक सिमिलर कॉम्पनसेशन और भी सारी फील्ड्स में ही है, ऐसा नहीं है कि आई थिंक क्यूए में कम है या डेटा इंजीनियरिंग या मशीन लर्निंग में ज्यादा है। आई थिंक सेम जो आपने बताया वही आई थिंक कंपोनेंट सेक्शन सभी फील्ड्स में है। जी। अब बात करते हैं कि हमने कॉम्पनसेशन की बात कर ली, तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कि मान लीजिए स्टूडेंट्स या न्यू ज्वाइनर्स या इवन एक्सपीरियंस लोग हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं आप रिकमेंड करोगे कि वो किए जा सकते हैं, या कुछ सर्टिफिकेशंस जो किए जा सकते हैं जिससे कि क्यूए की फील्ड में लोगों को ग्रोथ मिल पाए? जी, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में काबिलियत है तो सर्टिफिकेशन सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि मैंने आज तक बहुत लिमिटेड सर्टिफिकेशंस करी हैं, लेकिन मेरे करियर पाथ में कोई भी ब्रेक नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या होता है कि कई बार कंपटीशन जब हार्ड होता है, क्योंकि कंपनीज को फिल्टर करने पड़ते हैं, दे रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, तो उनको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि किस बेसिस पे हम फिल्टर करें। कुछ लोग ऑनलाइन टेस्ट प्लेस कर देते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन टेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए, इतनी सीजीपीए होनी चाहिए। तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इसको जो सर्टिफिकेशंस पे अगर मैं आऊं, तो अगर आप ऑटोमेशन साइड जाना चाहते हैं, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आपको होल्ड होना चाहिए, जो कि जावा या पाइथन या जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, बिकॉज़ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कहीं से भी आप करें। सर्टिफिकेशन करने से 2 चीजें होती हैं बेसिकली। एक, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने किसी चीज की पढ़ाई करी है और नाउ आई नो दैट। और दूसरा होता है कि इंटरव्यूअर्स को या कंपनी को, हायरिंग कंपनी को ये कॉन्फिडेंस होता है द पर्सन हु इज कमिंग, हु वी आर हायरिंग टू, उसको एक नॉलेज है, उसको ही इज सर्टिफाइड इनटू समथिंग, ही हैज सम स्पेशलाइजेशन। तो ये चीज होती है। और सर्टिफिकेशंस के लिए आप ऑटोमेशन में भी सेलेनियम की सर्टिफिकेशन आती है। मैंने मुझे याद है अपने टाइम पे मैंने IST QB के लेवल्स होते थे, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, तो वो किए थे मैंने। उसके अलावा प्रोग्रामिंग के उस टाइम जावा के सर्टिफिकेशंस आया करते थे ओरेकल की तरफ से और सन सिस्टम्स की तरफ से। तो इस तरह के सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरह के सर्टिफिकेशंस के अलावा ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस बहुत है, लिंक्डइन बहुत देता है, गूगल बहुत देता है फ्री सर्टिफिकेशंस, तो इस तरह के सर्टिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे जहां हम बात करेंगे एआई की। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अब एआई के थ्रू हम ऑलमोस्ट कोई कोड नहीं लिखते हैं। तो एआई जब जैसे अब एआई आ गया है, तो क्या आप डे टू डे में कहाँ उसको यूज कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट है क्वालिटी एश्योरेंस में, और क्या चीजें इजी हो रही हैं या लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इवन जैसे हम जॉब की बात करें कि एआई के आने के बाद ऐसा सुनने में चल रहा है कि जॉब्स लोगों की चली जाएंगी। तो क्या वो इम्पैक्ट है एआई का क्यूए में भी?
अनुज काफी अच्छा सवाल करा और काफी इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक हम सब ये सवाल सोच रहे थे, हम सबके आईटी में जो लोग काम करते हैं सबके दिमाग में सवाल था। लेकिन मैं उससे इस बात का आंसर करने से पहले आपको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट याद दिलाना चाहूंगा। तो आपको अगर मैं अनुज पीछे ले चलूं, आज से कहीं कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो सबके मन में एक डर था कि कंप्यूटर आ गए हैं, अब हमारा क्या होगा, इंसानों का क्या होगा अगर मशीनें काम करेंगी तो। लेकिन अगर आप आज देखिए हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, चाहे बिजनेस है, चाहे कंपनी है, चाहे कहीं भी है। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही बन चुका है आजकल, इसमें हर तरह की सुविधा दे दी गई है। तो इसी तरह से एआई का जो एक डर है, मुझे भी इसी तरह का कुछ लगता है कि एआई से डरना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो एक तो अपना कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात है ये। दूसरा, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, इसको अडेप्ट करना चाहिए उसी तरीके जैसे हमने कंप्यूटर्स को अडेप्ट किया था। और अब मुझे 2 साल हो गए हैं एआई पे काम करते हुए, और एआई पे काम करने का मतलब है कि मैंने चैट जीपीटी वगैरह से शुरू किया था, बेसिक क्वेरी करना और अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करना। और अब उसको करते 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 हम चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्राइज में चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि डेटा प्राइवेसी के इशू होते हैं। बट इसको हमारे कंपनी में जो एआईज मॉडल है, एलएलएम्स है, हम उसको यूज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, और हमें कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। जो काम 1 महीने होता था, अब वो 2 दिन में कर पा रहे हैं। ओके, तो हाँ, एआई ने ये तो कर दिया है कि आई थिंक जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में काम होता था, वो आज से 1 या 2 दिन में हो जा रहा है। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि हम कहते हैं कि एआई मॉडल्स जो हैं वो हेलुसिनेट भी करते हैं। कभी कभी वो दिखता है कि हाँ आंसर अप्रोप्रिएट है, बट वो नहीं होता। जैसे कि मैं वाक्य आपको बताऊं, तो हम एक एक्सेल शीट पे को पायलट से एनालिसिस कर रहे थे कुछ मैट्रिक्स पे। तो 10 लोगों ने सेम डेटा लिया, सेम पे हमने एनालिसिस करा, लेट्स से हमने सम कर लिया या एग्रीगेशन कर लिया या एवरेज कर लिया। 10 में से 8 लोगों के आंसर डिफरेंट थे। तो उसमें आपका क्या थॉट है कि क्यूए में भी जब हम ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो क्या वो हेलुसिनेट करते हैं, और उनके लिए फिर क्या गार्डरेल्स भी होती हैं, हम क्या सेट करते हैं उस चीज के लिए? तो काफी अच्छा सवाल करा आपने, और क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है। हेलुसिनेशन को हम क्यूए लाइन में बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स, तो अनदर टर्म फॉर दैट। तो इसमें क्या रहता है कि अभी ये जो एलएलएम्स मॉडल है, इनकी ट्रेनिंग अभी दे आर नॉट 100% एक्यूरेट, और दिस इज ए नोन प्रॉब्लम। लेकिन इस एक प्रॉब्लम की वजह से हम इसके पोटेंशियल को लूज नहीं कर सकते। वी नो दैट एआई हैज पोटेंशियल, और डेफिनेटली इट कम्स विद सम ड्रॉबैक्स। अब हमें यहाँ पे ये ट्रेड ऑफ करना है कि हम एआई को कहाँ पे यूज करें और कितना यूज करें। डेफिनेटली इस पे 100% रिलाय नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट डू ब्लंडर्स एज वेल। हमने पास में भी न्यूज में सुना है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी कि इसने डेटाबेस डिलीट कर दिया प्रोडक्शन का, ऐसी कुछ बातें। लेकिन मैं वही कहूंगा कि हमें इसको कितना यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ये जजमेंट हमें खुद लेनी है, और इसी के बेसिस पे आपके आउटकम्स ड्राइव होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था, एक अच्छा स्टूडेंट था फ्रॉम अ गुड कॉलेज। आई थिंक 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस था उसका। एंड जैसे हमने क्वेश्चंस शुरू करे, लाइक हमने पाइथन के क्वेश्चंस दिए और स्पार्क रिलेटेड क्वेश्चंस दिए, तो वो उस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाया। तो उसने हमसे पूछा कि क्या मैं ऑनलाइन हेल्प यूज कर सकता हूँ। इस पे मैंने पूछा कि क्या हेल्प चाहिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो उसका जवाब था कि मैं चैट जीपीटी यूज करना चाहता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही चैट जीपीटी पे या किसी भी एक एआई टूल पे रिलाय करते हैं, क्या उनके लिए भी कहीं ना कहीं सक्सेस है क्यूए में, या आपका क्या उसके बारे में थॉट है? देखिए, मैं यही कहूंगा कि चैट जीपीटी जो है वो आपके पर्सनल यूज के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको कुछ, जैसे कि आपने हमें बात कर रहे थे कि अगर किसी को 3 महीने में 6 महीने में ऑन बोर्ड होना है, ट्रेन होना है, इंटरव्यूज के लिए रेडी होना है, तो आई थिंक उस पर्पस के लिए तो चैट जीपीटी या कोई भी गूगल के टूल्स काफी अच्छे हैं उस पर्पस के लिए। लेकिन आप कंपनी में जब आते हैं, एक आईटी कंपनी में, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आप चैट जीपीटी को नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज चैट जीपीटी कंज्यूम करता है वो सारा डेटा, और वो उस डेटा को पब्लिकली एक्सेस भी कर सकता है कोई।
तो एक ये बड़ा कारण होता है कि हम कॉन्फिडेंशियल डेटा को चैट जीपीटी को नहीं दे सकते। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो प्रॉब्लम को चैट जीपीटी सॉल्व करने चाह रहा था, तो ऐसा होता है, हमने देखा है कि इंटरव्यूज में भी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो इंटरव्यूज क्लियर कर रहे हैं चैट जीपीटी यूज करके, और कोडिंग हो रही है। और अभी एक थॉट चेंज आ रहा है आईटी कंपनीज की हायरिंग प्रोसेस में, जिसमें आईटी कंपनीज ये प्लान कर रही हैं कि हम कैंडिडेट्स को इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, वो उनको ओपन बुक टेस्ट देंगे, जिसमें वो उनको बोलेंगे यू कैन यूज एनीथिंग, एनी टूल यू वांट, हमें सिर्फ एक रनेबल सॉल्यूशन चाहिए उसका। तो ऐसा भी एक थॉट प्रोसेस आ रहा है मार्केट में, क्योंकि अब हर कोई एआई यूज कर रहा है, ये बात कंपनीज भी जानती हैं, हायरिंग टीम्स भी जानती हैं। तो एक ये हो सकता है कि वहां पे हम इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखें आगे चल के। जी जी, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक एआई को हमें पॉजिटिवली ही लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हम हर किसी को अडेप्ट करना चाहिए, चाहे वो डे टू डे लाइफ में भी हो, चाहे आईटी की दुनिया में भी हो। चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो जब हम एआई की बात कर रहे हैं, तो कौन से टूल्स हैं एआई में, क्योंकि आज आप देखो तो 100+ एआई टूल्स अवेलेबल है, तो कौन से ऐसे रिकमेंडेड टूल्स हैं एआई के, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, या कर्सर की बात कर लें, तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम क्यूए के लिए यूज कर सकते हैं? जी, तो अगर मैं आपको एक छोटे से यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ये कर्सर आईडी है या इंटेलिजे है या किसी भी तरह के आईडी जो कम्युनिटी वर्जन्स हैं या पेड वर्जन्स हैं, ये सारे आईडीज हैं, ये सब रैपर्स हैं, इनके पीछे यूज हो रहे हैं एलएलएम्स। तो अगर चाहे कर्सर भी, अगर आप कभी देखेंगे कौन सा लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है, तो वो क्लॉड या नोवा, सोनेट, गूगल के वर्जन्स हैं, 4o मिनी, मल्टीपल वर्जन। तो जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं वो है एलएलएम मॉडल्स। तो आप किसी भी आईडी को उठा लीजिए, वो पीछे यही यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं एलएलएम्स पे। अब एलएलएम्स कौन से यूज करने चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बिकॉज जो टॉप मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लॉड, सोनेट, जिस पे मैंने काफी काम किया है और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है, तो ये एक प्रीमियम मॉडल्स में आते हैं जो जिनकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है, और ये टोकन बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं। जितने टोकन आप कंज्यूम करेंगे उतना ही ये कॉस्ट करेंगे। तो इसकी, बिकॉज अभी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, एलएलएम्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी हाई है। तो लेकिन अगेन कमिंग बैक टू जो चैट जीपीटी 5 आया है, द फ्री वर्जन इज अवेलेबल, और अगर सिर्फ कोडिंग ही करनी है तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। और आई थिंक बहुत जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या पर्सनल यूज के लिए हम सब चैट जीपीटी पे ही रिलाई करते हैं। जी जी, आई थिंक चैट जीपीटी ही सबसे ज्यादा मार्केट पे ऑन है, तो ठीक है। बट एक डिफरेंट साइड भी है, जहाँ पे हम हर कोई एआई की तरफ भाग रहा है, बट कोई फंडामेंटली, जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसको बनाना है, तो हर कोई एआई को लेना चाहता है, कैसे तो भी हम उसको यूज करना चाहते हैं, जहां हमारा यूज केस है या नहीं भी है। तो क्या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा एआई का यूज केस ही नहीं बनता, जहां हमें फंडामेंटली सोचना चाहिए? तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके करियर में आई है जब से आपने एआई यूज करना शुरू किया? इस तरह की एक चैलेंज मुझे एआई के साथ जो लगता है वो ये है कि एआई के पास दुनिया भर का डेटा है, वो नहीं जानता कि आपको उससे क्या निकलवाना है। तो इसमें एक टर्म यूज होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जी। तो एक यहाँ पे ये चैलेंज रहेगा कि चैट जीपीटी को पता है कि क्या करना है, लेकिन तब जब आप उसे ठीक से बता पाएंगे। इसको हम एग्जांपल देते हैं कि एक्सप्लेन, अगर आपको कोई भी चीज पर टेक्निकल चीज एक बच्चे को एक्सप्लेन करनी हो कि वो बच्चा समझ जाए 5 साल का कि आप क्या बोल रहे हैं, इसी तरह से आपको चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि मुझे ये काम चाहिए, तभी आपको वो काम मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं अभी जो रिसेंटली काम कर रहा हूं, मैंने ये देखा है कि चैट जीपीटी अज्यूम करता है चीजें कि आप ऐसा ही चाहते होगे, मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। तो इसको मेरे ख्याल से अभी और जरूरत है इवॉल्व होने की, चैट जीपीटी को और स्मार्ट होने की जरूरत है, और साथ में यूजर्स को भी और स्मार्ट होने की जरूरत है। जैसे कि हमने बात करी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले को ऐसा क्या बोलें कि वो ये काम कर दे। जी बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक एक अभी मैं रिसेंटली को पायलट पे थोड़ा सा काम कर रहा था, तो
अब कोपायलट ने भी प्रॉम्प्ट एजेंट निकाल दिया है, तो आप उस एजेंट को बताइए कि आपको क्या करना है और आपसे सवाल पूछेगा और वो एक आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख के देगा, जो कि आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी पे या कर्सर पे, जहां भी जो भी आप एजेंट यूज कर रहे हो उस पे आप यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो क्या अब तक के 12 साल के एक्सपीरियंस में आप क्या मोटिवेशन आपको अभी तक ड्राइव करता हुआ आ रहा है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे देखने वाले दर्शक को भी मोटिवेट करे कि क्यूए में कैसे बढ़ा जाए या कैसे ग्रो किया जाए? जी, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही रहा है, जो 11 साल कैसे निकल के पता ही नहीं चला। तो एक जो अच्छी चीज है क्यूए के बारे में वो है क्यूए माइंडसेट। ये आपको एक यूजर और एक इंजीनियर दोनों की तरह सोचने के लिए अलाउ करता है। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये जानना कि एक छोटी सी चीज जो आप फिक्स करेंगे या वो डिफेक्ट आप पकड़ेंगे या उसको फिक्स करेंगे और वो लाखों करोड़ों यूजर्स के पेन पॉइंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब आपको पता हो कि आपने ऐसी कोई चीज फिक्स कर दी है। तो ये एक मोटिवेशन मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत काम करी है, जो मुझे यहाँ तक ले आई है। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। आई थिंक हमारे जो भी दर्शक है उनको आज कुछ सीखने को मिला होगा, और क्यूए की मिथ्स, एआई, इन सब से आप आज आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी जो कि वो जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमें समय देने के लिए, और ऐसे ही हम अगले पॉडकास्ट में आएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारी टेक्निकल बातें और आईटी की बातें करेंगे। तो धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, धन्यवाद आशुतोष आने के लिए।